नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक नई हिंदी फिल्म की, इंस्पेक्टर ज़ेंडे। ये अभी हाल ही में रिलीज हुई है, 5 सितंबर को। जी हाँ। और हमारे पास है टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक समीक्षा अर्चना खुराना की। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, मतलब इस रिव्यू के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फिल्म आखिर है किस बारे में, कौन है कलाकार और डायरेक्टर ने इसे कैसे पेश किया है। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि ये चार्ल्स शोबराज की कहानी पर जो पहले चीजें बनी हैं उनसे कैसे अलग है, और रिव्यू के हिसाब से इसमें क्या खास है, क्या कमियां हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सुना कि ये फिल्म चार्ल्स शोबराज वाले उस बदनाम केस से जुड़ी है, लेकिन फिल्म का नाम इंस्पेक्टर ज़ेंडे है, तो कहानी क्या शोबराज पर है या फिर पुलिस वाले पर? समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? हाँ, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और समीक्षा इसी बात पर जोर देती है। देखिए, कहानी का विलन तो है काल भोजराज, अच्छा। जिसे जिम सर्व में निकाला है, और वो साफ तौर पर चार्ल्स शोबराज से ही प्रेरित है। वो जेल से भागकर मुंबई आता है वगैरह। हम्म। लेकिन फिल्म का असली नायक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो इंस्पेक्टर ज़ेंडे हैं। मनोज बाजपेयी ने निभाया है उनका किरदार। अच्छा, तो मतलब फोकस बदल दिया गया है, क्योंकि शोबराज की कहानी तो कई बार सुनी है, देखी है। नेटफ्लिक्स पर द सर्पेंट भी थी। हाँ बिल्कुल। तो ये फिल्म उस पुलिस अधिकारी को हीरो बना रही है जिसने असल में उसे पकड़ा था। एकदम सही कहा आपने। समीक्षा यही बताती है कि ये फिल्म असल आईपीएस अधिकारी मधुकर बापूराव ज़ेंडे उनकी कहानी से प्रेरित है, और उन्होंने शोबराज को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार पकड़ा था। अरे, 2 बार? जी हाँ, पहली बार 1971 में और फिर 1986 में, जब वो तिहाड़ जेल से भागा था। तो फिल्म उन्हें एक तरह से अनसंग हीरो, एक गुमनाम नायक के तौर पर पेश कर रही है। ये दिलचस्प है। ये उस दौर की पुलिसिंग और जिंदे की जो लगन थी उसको दिखाने की कोशिश है। समझ गए। मतलब कहानी सिर्फ एक अपराधी के कारनामों पर नहीं रुकती, बल्कि उसको पकड़ने वाले की मेहनत और दिमाग की भी कहानी है। समीक्षा में उस दौर का जिक्र है, 70s और 80s की मुंबई। क्या फिल्म उस जमाने को ठीक से दिखा पाती है? हाँ, रिव्यू के मुताबिक डायरेक्टर चिन्मय डी मांडलेकर ने इस पर काफी मेहनत की है। उस दौर की मुंबई, वो गलियां, माहौल, फैशन, उसे प्रामाणिकता से रचने की कोशिश दिखती है। अच्छा। और इससे एक नॉस्टैल्जिक फील भी आता है। और ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है, ये उस समय की पुलिसिंग के तरीके को भी दिखाता है। हाँ, जैसे रिव्यू में लिखा था, इंस्टिंक्ट्स ओवर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। वो दौर था जब सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, कोई डिजिटल फोरेंसिक नहीं। पुलिस को अपनी सूझबूझ, अपने मुखबिरों के नेटवर्क और जमीनी जानकारी पर ही निर्भर रहना पड़ता था। हाँ, आज के जमाने से कितना अलग लगता है ये सोचना। आजकल तो सब कुछ टेक और डेटा पे है। तो फिल्म ये पुराने स्टाइल की पुलिसिंग दिखाती है, असरदार तरीके से। समीक्षा तो यही कहती है कि फिल्म इस पहलू को अच्छे से उभार की है। ये दिखाती है कि कैसे ज़ेंडे और उनकी टीम, मतलब सीमित साधनों के बावजूद, एक शातिर अपराधी का पीछा करते हैं। ये उस दौर की चुनौतियों और पुलिस के काम करने के तरीकों पर एक अच्छी नजर डालता है। ये सिर्फ एक चेस सीक्वेंस नहीं है, बल्कि उस समय की कार्यप्रणाली का भी एक चित्रण है। समझ गए। तो कहानी असल घटना पर आधारित है, फोकस पुलिस वाले पर है, और 80 के दशक का माहौल है। अब आते हैं निर्देशन पर। चिन्मय डी मांडलेकर, जो लेखक निर्देशक हैं, उन्होंने इस कहानी को किस अंदाज में पेश किया है? क्योंकि जैसा हमने कहा, शोभराज की कहानी तो काफी डार्क रही है। और यहीं पर यह फिल्म सबसे ज्यादा चौंकाती है, जैसा समीक्षा बताती है। मांडलेकर में इसे एक डार्क, गंभीर क्राइम बायोपिक बनाने के बजाय एक हल्का फुल्का रास्ता चुना है। हल्का फुल्का? हाँ, यहाँ तक कि उसमें हास्य रस भी डाला है। समीक्षा इसे लगभग परिवार के अनुकूल थ्रिलर कहती है। अरे वाह, ये तो वाकई में अप्रत्याशित है। मतलब चार्ल्स शोबराज जैसे सीरियल किलर से जुड़ी कहानी और उसमें हास्य, ये तो काफी बड़ा जोखिम लगता है। जोखिम तो है, और समीक्षा इस पर थोड़ी मिलीजुली राय रखती हुई लगती है। एक तरफ वो मानती है कि ये हल्कापन फिल्म को एक ताजगी देता है, और इसे शोभराज पर बनी दूसरी गंभीर फिल्मों या सीरीज में और चार्ल्स द सरपेंट से अलग करता है। शायद ये कहानी को ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने का एक तरीका हो, उसे थोड़ा आसान बनाने का। लेकिन दूसरी तरफ, क्या ये हल्कापन कहानी की जो गंभीरता है उसको कम नहीं कर देता? हाँ बिल्कुल, और समीक्षा इस खतरे की ओर इशारा भी करती है। क्योंकि आखिरकार ये असली अपराधों और पीड़ितों से जुड़ी कहानी है। सही कहा। रिव्यू कहता है कि ये जो हास्ययुक्त टोन है, ये दर्शकों को बांट सकता है। मतलब जिन्हें गंभीर तथ्यात्मक चित्रण पसंद है, उन्हें शायद ये टोन थोड़ा अजीब लगे, या ऐसा लगे कि ये अपराधों की गंभीरता को कम आंक रहा है। टोनली इनकंसिस्टेंट होने का खतरा। हाँ वही।
तो ये पूरी तरह से दर्शक की अपनी पसंद और उम्मीद पर निर्भर करेगा कि वो इस अप्रोच को कैसे लेते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब निर्देशक ने एक जानी पहचानी कहानी ली, उसे एक नए रंग में पेश करने की कोशिश की, लेकिन ये रंग सबको पसंद आए ये जरूरी नहीं। फिल्म की लंबाई के बारे में भी कुछ कहा है रिव्यू में? हाँ, बताया गया है कि फिल्म 1 घंटा 52 मिनट की है, मतलब लगभग 112 मिनट। ओके। तो ये इशारा करता है कि कहानी को शायद कसावा रखने की कोशिश की गई है, बिना ज्यादा भटकाव के। ऐसा लगता है कि लक्ष्य एक मनोरंजक पीरियड चेज ड्रामा बनाना था, जो तथ्यों से प्रेरित तो हो, पर पूरी तरह से डॉक्यू ड्रामा ना हो। ठीक है, तथ्यों और रचनात्मक स्वतंत्रता के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश। हाँ, कुछ वैसा ही। ठीक है, तो ये तो हुई निर्देशन की बात, ये अनोखा अंदाज। अब बात करते हैं उन दो किरदारों की जिनके कंधों पर ये फिल्म टिकी हुई लगती है, मनोज बाजपेयी और जिम सरभे। इंस्पेक्टर जेंडे के रोल में बाजपेयी कैसे हैं? समीक्षा क्या कहती है उनके बारे में? समीक्षा मनोज वाजपेयी के अभिनय की बहुत तारीफ करती है, भरपूर तारीफ। उन्हें सहज, विश्वसनीय और एकदम जमीनी बताया गया है। अच्छा। उनके किरदार में कोई बनावटी हीरोपंती नहीं है, बल्कि एक तरह की अर्थी सिंप्लिसिटी है, मतलब जमीनी सादगी। वो संयमित रहते हुए भी प्रभावशाली लगते हैं, अंडरस्टेटेड पर कमांडिंग। बाजपेयी तो जाने ही जाते हैं ऐसे किरदारों के लिए जिनमें गहराई होती है। समीक्षा में द फैमिली मैन से तुलना का भी जिक्र था। क्या जेंडे का किरदार श्रीकांत तिवारी जैसा है? हाँ, जिक्र है। समीक्षा मानती है कि कहीं कहीं हल्की सी झलक दिख सकती है, शायद उस जमीनीपन और हल्के हास्य के पुट की वजह से। ओके। लेकिन वो ये भी साफ करती है कि इंस्पेक्टर जेंडे का किरदार श्रीकांत तिवारी से अलग है और ज्यादा वास्तविक लगता है। बाजपेयी ने इसे एक अलग पहचान दी है, एक सदा हुआ और दमदार परफॉर्मेंस बताया गया है। और उनके सामने विलन के रोल में है जिम सब, काल भोजराज के रूप में। शोभराज का किरदार निभाना अपने आप में एक चुनौती है, जिसमें वो ग्लैमर और खतरा दोनों दिखाने होते हैं। जिम सब इसमें कितने सफल रहे हैं? समीक्षा जिम सर्ब के प्रदर्शन को भी काफी सराहती है। उनके अनुसार सर्ब ने काल भोजराज के किरदार के दोनों पहलुओं को, मतलब उसका वो आकर्षक चुंबकीय व्यक्तित्व जो स्मूथ टॉकिंग है, मैग्नेटिक है, और साथ ही उसके अंदर छिपा खतरा जो सिनिस्टर है, इन दोनों को बखूबी पकड़ा है। वो किरदार को दिलचस्प बनाते हैं, सिर्फ एक बुरा विलन नहीं। तो मतलब हीरो और विलन दोनों के किरदारों को अच्छे से उभारा गया है। ये किसी भी चूहे बिल्ली के खेल वाली कहानी के लिए बहुत जरूरी होता है कि दोनों पक्ष मजबूत लगें। हाँ, बिल्कुल। और यही संतुलन फिल्म को शायद बांधे रखता है। जब दर्शक हीरो के साथ साथ विलन से भी थोड़ा मोहित हो, तो कहानी ज्यादा पकड़ बनाती है। सही। समीक्षा ये भी कहती है कि सर्ब का प्रदर्शन जेंडे के किरदार को और कॉम्प्लीमेंट करता है, जिससे दोनों के बीच का जो तनाव है वो ज्यादा प्रभावी लगता है। सहायक कलाकारों के बारे में भी कुछ जिक्र है? अक्सर ऐसी कहानियों में सपोर्टिंग कास्ट भी अहम होती है। हाँ, समीक्षा में सचिन खेडेकर का जिक्र है, जिन्होंने डीजीपी पुरंदारे की भूमिका निभाई है, और गिरिजा ओक का, जो जेंडे की पत्नी विजू बनी है। अच्छा। बताया गया है कि इन कलाकारों ने भी अपने किरदारों में गहराई ना दी है। खासतौर पर गिरिजा ओक और मनोज बाजपेयी के बीच की केमिस्ट्री का जिक्र है, जो इस क्राइम थ्रिलर में एक भावनात्मक और मानवीय पहलू जोड़ती है। ये पारिवारिक एंगल शायद कहानी को थोड़ा और रिलेटेबल बनाता होगा, सिर्फ पुलिस और अपराधी के टकराव से आगे ले जाकर। हाँ, लगता तो है। ये जेंडे के किरदार को सिर्फ एक पुलिस वाले के रूप में नहीं दिखाता, बल्कि एक पति, एक इंसान के रूप में भी पेश करता है। और ये शायद उस हल्के फुल्के टोन के साथ भी मेल खाता है जो निर्देशक ने चुना है। तो कुल मिलाकर अभिनय के मोर्चे पर फिल्म मजबूत लग रही है, खासकर मुख्य कलाकारों का काम। अब अगर हम पूरी समीक्षा का निचोड़ निकालें, तो समीक्षक की नज़र में फिल्म क्यों देखी जानी चाहिए और क्या कमियां हैं? देखिए, समीक्षक के अनुसार फिल्म मुख्य रूप से मनोज बाजपेयी और जिम सर्व के शानदार अभिनय के लिए देखने लायक है। साथ ही 80 के दशक के मुंबई का वो माहौल और एक जानी पहचानी कहानी को नए हल्के फुल्के अंदाज में पेश करने का जो प्रयास है, वो भी इसकी खासियत है। एक मनोरंजक पीरियड चेज ड्रामा है जो एक गुमनाम पुलिस नायक को श्रद्धांजलि देने की कोशिश करती है। और कमियों या चेतावनियों में वही टोन वाली बात सबसे अहम है ना? हाँ, वही सबसे बड़ा विभाजनकारी तत्व हो सकता है। जैसा हमने पहले बात की, वो हास्ययुक्त टोन कुछ को पसंद आएगा, कुछ को शायद नहीं। ये फिल्म न तो पूरी तरह से गंभीर बायोपिक है, न ही पूरी तरह से काल्पनिक मसाला। बीच का रास्ता। हाँ, ये बीच का रास्ता अपनाती है। पार्ट होमेज टू अ फॉरगॉटन पुलिस हीरो, पार्ट एंटरटेनिंग पीरियड चेज। ये इसकी पहचान भी है और शायद कुछ दर्शकों के लिए इसकी सीमा भी है। और आखिर में रेटिंग क्या दी है समीक्षक ने?
अर्चना खुराना ने टाइम्स ऑफ इंडिया में इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं। 3.5, ओके। बिल्कुल। हाँ, और अलग-अलग पहलुओं पर भी स्कोर हैं। निर्देशन को 4.0 मिला है, जो बताता है कि उन्हें निर्देशक का विजन पसंद आया, भले ही टोन विवादास्पद हो। संवाद और विजुअल अपील को 3.5, जबकि संगीत को 3.0 मिला है। कहानी के स्कोर को लेकर टेक्स्ट और रीडिंग टेबल में थोड़ी भिन्नता है, लेकिन ओवरऑल 3.5 स्टार एक अच्छी रेटिंग मानी जा सकती है। बिल्कुल, 3.5 एक सॉलिड रेटिंग है। हाँ, जो दिखाती है कि फिल्म में काफी कुछ सराहनीय है। ठीक है, तो इस पूरे बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि इंस्पेक्टर ज़ेंडे एक ऐसी फिल्म है जो इतिहास के एक काले अध्याय को एक अप्रत्याशित हल्के अंदाज में पेश करती है, जिसमें फोकस अपराधी से ज्यादा उसको पकड़ने वाले पर है। दमदार एक्टिंग और पीरियड डिटेलिंग इसकी खूबियां हैं, लेकिन इसका टोन दर्शकों की राय बांट सकता है। बिल्कुल सही सारांश है। ये फिल्म मधुकर ज़ेंडे जैसे पुलिस अधिकारी के काम को सामने लाती है, जो अक्सर बड़े अपराधियों की कहानियों में पीछे रह जाते हैं, और ये हमें कहानी कहने के तरीकों पर भी सोचने को मजबूर करती है। हाँ, और यहीं से शायद हमारे सुनने वालों के लिए एक दिलचस्प सवाल भी निकलता है ना? जरूर। ये फिल्म और इसकी समीक्षा हमें इस बात पर सोचने का मौका देती है कि जब हम वास्तविक, गंभीर और अक्सर दर्दनाक घटनाओं पर आधारित कहानियां बनाते हैं, तो उनमें हास्य या हल्केपन का इस्तेमाल कितना सही है। क्या यह सिर्फ मनोरंजन का एक तरीका है, कहानी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया, या फिर ये उन घटनाओं की असलियत, उनकी गंभीरता और जो पीड़ित थे उनके दर्द को कहीं ना कहीं कम कर देता है? क्या मनोरंजन के नाम पर इतिहास के साथ ऐसी रचनात्मक स्वतंत्रता लेना नैतिक रूप से सही है? ये एक बड़ा सवाल है, खासकर ट्रू क्राइम जॉनर में। और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। सही कहा आपने। एक तरफ कला को प्रयोग करने की, कहानी को नए नजरिए से देखने की आजादी होनी चाहिए। हाँ, शायद ये हल्कापन हमें उस दौर के या उस किरदार के किसी ऐसे पहलू से रूबरू कराए जो गंभीर चित्रण में खो जाता। पर दूसरी तरफ जिम्मेदारी का सवाल भी है। बिल्कुल। कहानी कैसे कही जाती है ये उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितनी कि खुद कहानी। ये फिल्म अपने चुने हुए टोन के साथ इसी बहस को ताज़ा करती है। क्या ये ज़ेंडे जैसे नायक को ज्यादा मानवीय बनाती है या शोभराज जैसे अपराधी के खतरे को कमतर आंकती है? दर्शक शायद फिल्म देखकर अपनी राय बनाए। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि एक फिल्म समीक्षा सिर्फ स्टार रेटिंग या प्लॉट बताने से कहीं ज्यादा हो सकती है। ये हमें कला, इतिहास और नैतिकता के जटिल सवालों से जूझने का मौका भी दे सकती है। बहुत खूब। तो ये थी हमारी आज की चर्चा इंस्पेक्टर ज़ेंडे की समीक्षा पर, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से सुनने वालों को फिल्म और उससे जुड़े सवालों को समझने में कुछ मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ, कुछ और दिलचस्प जानकारियों की गहराई में उतरने के लिए।